चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और क्वेश्चन आगे करते हैं। आज कल जहां पे हम रुके थे वहां से आज आगे करेंगे। एक करंट अपडेट आपको दे देता हूं। अभी 22 तारीख को संडे को चिरंजीवी का नाम आपने सुना है, सभी सुने होंगे, मूवी देखे होंगे। तो चिरंजीवी सुपरस्टार है साउथ के। इनको अभी संडे 22 तारीख को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी जो सुपरस्टार है साउथ के, उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है ये भी नोट करिएगा। 24,000 डांस मूव के लिए, 24,000 डांस मूव के लिए चिरंजीवी जो सुपरस्टार हैं उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, डेट भी याद रखिएगा, 22 तारीख को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है 24,000 डांस मूव के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन अगर पूछे कि किस सुपरस्टार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है तो आंसर क्या होगा आपका, चिरंजीवी। क्वेश्चन अगर पूछे कि चिरंजीवी को निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है तो आंसर क्या होगा आपका, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेट 22 तारीख 22 सितंबर 2024, 24,000 डांस मूव के लिए। ऐसे याद रखिएगा, तीनों चारों फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या था हमारा लास्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना, उसका मुख्यालय पूछा था। ठीक है ना। कहां है, ये क्वेश्चन था। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई, वर्ष 1913 में हुई। इसका मुख्यालय कहां है, कहां है इसका मुख्यालय, लाहौर, बॉम्बे, सैन फ्रांसिस्को या अमृतसर। क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 10/2/2021 में आया है। आंसर क्या होगा इसका, सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल। ठीक है ना। हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इनको। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। ये इसका फैक्ट है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई, डेट सहित आप याद रखेंगे क्योंकि रेलवे में डेट सहित ऑप्शन देता है। तो 15 जुलाई 1913, संस्थापक लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भकना, संत बाबा वसाखा सिंह, दादेहर पंडित कांसीराम मरौली, बाबा ज्वाला सिंह और संतोख सिंह। कई बार पूछा है संतोख सिंह को भी, तो याद रखेंगे, इन सबके नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना। इसमें संतोख सिंह कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए है, कच्छ का छोटा रण जंगली गधा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी। क्या होगा इसका आंसर आपका, 10/2/2021 का ये क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट बाघ के लिए सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए यह भी सही है, कच्छ का छोटा रण जंगली गधा ये भी सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी ये गलत है। ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। आप जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे, कान्हा नेशनल पार्क। ये क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, एमपी में है ये। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, जोड़ा गलत है। क्या है ऑप्शन, नियाग्रा फॉल्स यूएस और कनाडा, नील नदी मिस्र और सूडान, सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील। क्या हमको करना है, जोड़ा गलत है बताना है। क्या होगा इसका आंसर। ये तो हमको मालूम है कि ये तो सही है,
ठीक है, ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा डी, एंडीज पर्वत, अर्जेंटीना और ब्राजील। ये सही जोड़ा नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सभी जानते होंगे आप, पंचतंत्र दंत कथाओं के संग्रह के लेखक कौन हैं? मालूम होगा इसका आंसर? विष्णु शर्मा, वेद शास्त्री, स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आंसर आपका है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र दंत कथा किसने लिखा है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विष्णुगुप्त आंसर मत लगा के आइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कंफ्यूजिंग नाम भी देता है, तो थोड़ा केयरफुल होके पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पशुधन जनगणना कब आयोजित की गई थी? पहली पशुधन जनगणना कब आयोजित की गई थी? देखिए एनटीपीसी 10 2021 का क्वेश्चन है, पहली बार पूछा है। अब आपको समझ में आया ना कि हमको कहां तक, किस लेवल तक पढ़ना है, इसीलिए पुराने पेपर सॉल्व करना चाहिए। पहली पशुधन पूछ लिया। अब इनकी जो गणना होती है हर 5 साल में होती है, हर 5 साल में इनकी गणना होती है। तो पहली पशुधन गणना कब हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? 2017-18, 2019-20, सॉरी पहला ऑप्शन है 2017-18, 1919, 1920, 1992, 1993, 1950, 1951। क्या है इसका आंसर? आंसर होगा इसका बी, 1919-20 में पहली बार पशुधन जनगणना आयोजित हुई थी। ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या था, ये 2021 में क्वेश्चन आया है और हर 5 साल में होता है। 2021 में आया था, मतलब इसको लगभग 100 साल हो गए, लगभग नहीं 100 साल हो ही गए, इसीलिए ये क्वेश्चन आया था, आया होगा, क्योंकि 100 साल हो गए गणना करते हुए। हर 5 साल में पशुधन की गणना होती है। अगला काम आपका क्या होगा, कितने पशुधन, कितनी गणना हो चुकी है, इसको नोट करना है आपको। अगली गणना कब है, अगली गणना कब है, यह भी नोट करना है। ठीक है ना, अगली पशुधन जनगणना कब है, यह भी नोट करना है। कितनी हो चुकी है और अगली कौन सी है, ये आप कॉपी में नोट करेंगे। मैं आपके लिए बना के लाया हूं ऐसे, ठीक है, देख लीजिए, ये फैक्ट है। पहली पशुधन जनगणना दिसंबर 1919 और अप्रैल 1920 के हुई थी। ठीक है ना, ये हर 5 साल में होता है। पशुधन जनगणना का संचालन कृषि मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन द्वारा किया जाता है। अब तक 20 पशुधन जनगणना किए गए हैं, इसको याद रखिएगा अब तक। ठीक है ना, 20वीं पशुधन जनगणना के संचालन के लिए पहली बार टैबलेट का उपयोग किया गया था, पहली बार टैबलेट का उपयोग किया गया था। टेक्नोलॉजी यूज करके 20वीं पशु जनगणना का किया गया था, टैबलेट का उपयोग करके। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला फैक्ट ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है। 21वीं पशुधन जनगणना अभी सितंबर से दिसंबर 2024 तक, सितंबर से दिसंबर 2024 तक। इसके आंकड़े मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय फरवरी या मार्च नेक्स्ट ईयर 2025 में जारी करेगा। वैसे ही उस समय भी था 1919 से 1920 तक, 19 से गणना चालू हुई और आंकड़े 1920 में जारी हुए। जैसे ये अभी 2024 में गणना शुरू होगी और फरवरी या मार्च 2025 में इसके आंकड़े आएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ऑप्शन है
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन, या ऑप्शन डी है आपका फिरोज शाह तुगलक। 10/2/2021 का क्वेश्चन है ये। किस शासक ने की थी दिल्ली से दौलताबाद? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि इस शासक को जनरली मूर्ख कहा गया था, है ना। जनता के द्वारा इसको मूर्ख कहा गया था। कौन था वो शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपने शासन काल में एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए। उसी में एक एक्सपेरिमेंट उसका ये था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को ये लगा कि दिल्ली से बैठ के हम साउथ का शासन नहीं कर सकते, इसलिए उसने क्या किया, राजधानी ट्रांसफर करने का सोचा दिल्ली से दौलताबाद साउथ के लिए। लेकिन और उसमें सभी को कहा, अपने अधिकारी, यहां तक कि जनता, पशु तक को ले चलने के लिए कहा। फिर बीच से वो वापिस भी हो गए, ठीक है ना। इसीलिए इनको मूर्ख भी कहा जाता है कि ये एक मूर्ख शासक थे। हालांकि सोच अच्छी थी, अपने हिसाब से वो सही करते थे, लेकिन उसका कोई भी काम सफल नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही ढंग से मेल नहीं खाता? WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड, IMF वॉशिंगटन DC USA, ओपेक वियना ऑस्ट्रिया, या एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA। IMF के बारे में तो अभी आपको बताया था जब हम पढ़े थे ब्रिटेन वुड ट्विंस के बारे में, जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। IMF के बारे में तो आपको उसी समय बताया था। अगर आपको याद होगा तो ये तो करेक्ट है। जेनेवा भी आपको मालूम है, करेक्ट है ये भी। ओपेक का नहीं मालूम होगा तो ये भी सही है। आंसर कौन सा गलत है? ये गलत है। इसका मुख्यालय कहां है? लंदन में है, ठीक है ना, USA में नहीं है। याद रखिएगा, इस तरह से आपको मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आएगा, और मुख्यालय और प्रमुख संगठन के बारे में आएगा, तो इनको भी आप अलग से फैक्ट बना के नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी के संबंध में, देखिए क्वेश्चन जीएसटी से भी आ गया करंट अफेयर के हिसाब से। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है। कब आया है आपका? 10/2/2021 को। ऑप्शन देखिएगा। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन है डी, 1 जुलाई को केंद्रीय उत्पाद और एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होगा इसका ऑप्शन? देखिए, फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है, यह भी सही है, ठीक है ना। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है, यह भी सही है। जब जीएसटी के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे तो यह भी पढ़ाया जाएगा कि जीएसटी कहां से अपनाया गया है। तो कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना गया है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्र नहीं किया जा सकता, यह गलत है। कैसे नहीं किया जा सकता? राज्य सरकार, हम कौन सा जीएसटी देते हैं? एक CGST देते हैं केंद्र सरकार को, एक SGST देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन गलत है आपका ये। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा भी लिया जाता है। आप देखिएगा बिल में तो उसमें दोनों का परसेंटेज लिखा होता है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और कितना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। 1 जुलाई को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सही है। याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा भी जीएसटी लिया जाता है। 2 टाइप की जीएसटी हम देते हैं, एक CGST सेंट्रल जीएसटी देते हैं और एक SGST मतलब स्टेट जीएसटी देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर से है। विनजीप का क्या कार्य है? कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि विनजीप क्या होता है, सभी यूज करते होंगे। ऑप्शन देखिए, यह बड़ी फाइलों को संपीड़ित करके छोटी फाइल बनाता है।
यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह एक छोटी फाइलों को विस्तारित करके बड़ी फाइल बनाता है। यह बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को निकालता है। क्या होगा इसका ऑप्शन? तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये एंटीवायरस है, नहीं, ये तो गलत है। अब देखते हैं, यह बड़ी फाइलों को संपीड़ित करके छोटी फाइल बनाता है, लग रहा है हमको सही है क्या? यह छोटी फाइलों को विस्तारित करके बड़ी फाइल बनाता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि WinZip पूछा है, एक्सट्रैक्टर नहीं पूछा है कि एक्सट्रैक्ट, जब कोई फाइल WinZip बन जाती है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन WinZip के बारे में पूछा है। यह छोटी फाइलों को विस्तारित करके बड़ी बनाता है, गलत है। यह बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों को निकालता है, यह भी गलत है। क्या है ऑप्शन आपका? ए सही है। यह बड़ी फाइलों को संपीड़ित करके, कंप्रेस करके छोटी फाइल बनाता है, सही है। आप करके देखिएगा कंप्यूटर में WinZip मतलब चैन में बंद कर दिया उसको, WinZip, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। नेमोफोबिया क्या है? नेमोफोबिया क्या है? क्वेश्चन कब आया है आपका? 10/2/2021 को आया है। नेमोफोबिया क्या है? सेलुलर फोन संपर्क से बाहर होने का डर, घर के संपर्क से बाहर होने का डर, कंप्यूटर के संपर्क से बाहर होने का डर, या ऑप्शन डी है टेलीविजन संपर्क से बाहर होने का डर। क्या होगा इसका आंसर? कॉपी में आप जितने भी फोबिया होते हैं सबको लिखिएगा, और ये फोबिया किसके लिए होता है ये भी आप अलग से नोट करिएगा। नेमोफोबिया क्या है इसका आंसर? ए, ठीक है ना। सेलुलर फोन संपर्क से बाहर होने के डर को क्या कहते हैं? नेमोफोबिया कहते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जितने भी फोबिया होते हैं इनको आप अलग से कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि टाइप्स ऑफ फोबिया कौन कौन से हैं। फोबिया एक डर होता है, किसी चीज, पर्टिकुलर चीज से एक डर होता है। किसी को ऊंचाई से डर होता है, किसी को कुत्ते से डर होता है, किसी को बिल्ली से डर होता है, कॉकरोच से डर होता है। तो इन सब ये जो फोबिया होती है, हमारे मन के अंदर जो डर होता है, इसको आप अलग से नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए। कब आया है ये? 10/2/2021। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए, मुगलों की मूर्तिकला के निशान, बी, सौर्य वंश के दौरान चित्रकला के निशान, सी, प्रारंभिक द्रविड़ काल के निशान, या ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के सबसे प्रारंभिक निशान। क्या है आपका आंसर? डी, ठीक है ना। भीमबेटका के शिलाश्रय जो हैं प्रागैतिहासिक काल में, जब कोई हमारे पास ऐसे लिखित निशान नहीं होते थे, तब शैल चित्रों के माध्यम से अनुभव से अध्ययन किया गया था। और वो कहाँ मिला था हमको? भीमबेटका, MP में है ये, भीमबेटका में, ठीक है। याद रखिएगा, शिलाश्रय के माध्यम से आप अगर कभी गए तो देखिएगा वहां पे चित्र बने हुए हैं पत्थरों पे, ठीक है ना। भीमबेटका उस समय हो सकता है कोई बहुत शक्तिशाली आदमी जब वहां कहीं बैठता होगा तो उसको भीमबेटका कहा गया, शक्तिशाली आदमी, इसीलिए नाम ही है भीमबेटका, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा आप। तो जब लिखित के सबूत नहीं थे हमारे पास उस समय, प्री हिस्ट्री के टाइम पे, तो उस समय शिलाश्रय के माध्यम से, मतलब कि पत्थरों पे चित्र या आपको किसी औजार का निशान मिला था, और वो कहाँ मिला था? हमारा भीमबेटका में, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक कॉल में, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? आलम शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी। 10/2/2021 का क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका आंसर? आलम शाह, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या बहलोल लोदी। इसका आंसर है आपका बी, सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र आगरा की गद्दी इब्राहिम लोदी ने संभाला, ठीक है ना। 1517 है, ठीक है ना। 1504 में सिकंदर लोदी ने
आगरा शहर की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद फिर इब्राहिम लोदी गद्दी पे आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किस प्रख्यात पुरातत्वविद ने की थी? बताइए। ऑप्शन देखिए, SR राव, BB लाल, RD बनर्जी या दयाराम साहनी। बताइए क्या इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका 17/1/2021 शिफ्ट 1 में आया था। ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर? मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? क्या इसका आंसर? देखिएगा, इसका आंसर है RD बनर्जी। RD बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। दयाराम साहनी ने किसका किया था? हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है ना, 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी। ये राखल दास बनर्जी हैं। RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी। जानबूझ के उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है कि आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा अपना, चाहे नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो या फुल फॉर्म में लिखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी आपका 23/2/2021 को आया था। वेदों का कौन सा भाग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त? कल्प, छंद, व्याकरण या निरुक्त? क्या होगा इसका आंसर? जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए। जटिल शब्द जो होते हैं उसके अर्थ और व्याख्या कहां से आपको समझ में आएगा? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? ऑप्शन क्या है? व्याकरण। ठीक है ना, व्याकरण। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, उनमें से ये 4 दिए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए व्याकरण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सभी जानते होंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धत का एक मंत्र है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवत गीता या डी मत्स्य पुराण। क्या है इसका आंसर? मालूम होगा, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। आंसर क्या है इसका? बी, मुंडकोपनिषद। ठीक है ना, मुंडकोपनिषद। देखिए, भारत का वैदिक काल कितने समय तक चला? भारत का वैदिक काल कितने समय तक चला? ए 1500 से 500 ईसा पूर्व, बी 336 से 323 ईसा पूर्व, सी 3000 से 2600 ईसा पूर्व या डी 550 से 323 ईसा पूर्व। यह भी क्वेश्चन आपका 10/2/2021 के शिफ्ट सेकंड में आया था। ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? वैदिक काल, भारत का वैदिक काल कितने समय तक चला? इतिहास पढ़ेंगे तो इसको हम शुरू में ही पढ़ते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 1500 से 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे 600 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो जैसा ऑप्शन उसमें सुटेबल आपको दिख जाएगा वो याद रखिएगा, 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अभी तक हम लगभग 100 से ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे आपको क्या समझ में आया होगा कि हमको किस लेवल तक जाना है और अपनी तैयारी कहां तक करनी है ना। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप और भी सॉल्व करिएगा, मैं आपको और भी सॉल्व कराऊंगा। जहां भी आपको कुछ परेशानी आती है आप मुझको टेलीग्राम करिएगा। करंट अफेयर को आप अपने हिसाब से अच्छे से नोट करते जाइएगा, उसको डेली पढ़िएगा। कभी ये नहीं करिएगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके कि एक दिन पढ़े फिर 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं, ये नहीं। आप 2 से 3 दिन के गैप में उसको जरूर रिवीजन करिए, तो आपको एग्जाम के टाइम पे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और
याद आपको तुरंत आ जाएगा जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो, ठीक है ना। तो डेली रिवीजन 2 से 3 दिन के बीच में आप उसको करिएगा, एक रूटीन बना लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझको टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।